बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको बहुत मशकूर हूँ कि हमारी भी पेशी हर हफ्ते लगती है तो आपकी पेशी भी लगती है। बहरहाल ये तीसरा साल है इन अदालतों में पेश होते हैं, और वो हकीकत जो पहले दिन हमें मालूम थी, सारे पाकिस्तान को मालूम है, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी मालूम हो गई है कि या ये नैब रहेगा या ये मुल्क रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। या मुल्क चलेगा या नैब चलेगी। नैब ने अपनी सियासत करनी है, उसने हुकूमतों को तोड़ना है, उसने हुकूमतों को दबाना है, अपोजिशन को दबाना है। इसी मकसद के लिए बनी थी, आज भी वही काम कर रही है। अपने हालात ये हैं कि जो स्कैंडल आता है, ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया, उसकी फाइलें गायब हो गई हैं। आप जाकर, मैं हमेशा कहता हूँ, इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये नैब की क्या सर्कस है, कि क्या हो रहा है इन अदालतों में। अभी ये 9:30 बजे का वक्त है, 3 वज़ीर-ए-आज़म के केस एक अदालत में लगे हुए हैं। क्यों नहीं दिखाते आप पाकिस्तान के अवाम को इन केसों की हकीकत क्या है? कोई 4 साल से चल रहा है, कोई 6 साल से चल रहा है, हमारा केस 3 साल से चल रहा है। मकसद क्या है? मकसद यही है कि सियासतदानों की हद तक की जाए, सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जाए, सियासी निज़ाम से अवाम का एतमाद उठाया जाए। ये नैब के काम है। ये एक आमिर ने बनाया था, 21 साल के बाद भी कायम है, और कायम एक मकसद के लिए है, और वो सिर्फ इस मुल्क में सियासत को कंट्रोल करना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन यहाँ किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। बहरहाल ये मामला चलता रहेगा, लेकिन इससे एक ज़्यादा सीरियस मामला आज मुल्क में है। उसका नाम है कोविड। 1 साल पहले कोविड आया था। आज दुनिया के हर मुल्क ने उस पर काबू पाया है, सिवाय एक मुल्क ने, उसका नाम पाकिस्तान है। 1 साल पहले जो इन्फेक्शन रेट था, उससे दुगना इन्फेक्शन रेट से ज़्यादा आज मौजूद है, दारुल हुकूमत में मौजूद है। जो 1 साल पहले डेथ का रेट था, उससे 10 गुना डेथ का रेट आज है। हमारी एक इदारा बनाया गया, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। इसका मकसद क्या था? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। इस कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मार्च को एक मीटिंग की, और ये कोई 16 निकाती इन्होंने फैसले किए। 16 नुकात के फैसले, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो 16 नुकात के 13वां नुकता जो है वो कहता है कि मास्क पहना करें। पूरी दुनिया में कोई पॉलिसी जो बनी है, उसका पहला सबसे अहम नुकता है कि हुकूमत ये इंश्योर करती है कि जो शख्स बाहर जाता है वो मास्क पहन के जाए। यहाँ पर 13वां नुकता है, आप बाजार में चले जाएं, 90% लोग मास्क नहीं पहने हुए। फिर इसमें एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। बसें 70% में चलेंगी, दुकानें जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाएंगी, शादी घर बंद हो जाएंगे, 300 से कम का होगा। एक लंबी चौड़ी ये कहानी इसके अंदर है। और लिखा हुआ है कि 22 तारीख को से इसका इतलाक हो जाएगा फौरी तौर पर। आज क्या तारीख है जी? 30 तारीख है। ये 22 का है कि फौरी तौर पर इतलाक होगा। मैंने हिसाब लगाया, 11 शादियों में मैं खुद जा चुका हूँ इस अरसे में। किसी आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, सारी शादियां इनडोर थी। तो ये ऐसी पॉलिसियां बनाना जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, और 1 साल के इस अरसे ने साबित कर दिया है कि ये
NCOC ناکام ہو چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کر کیا رہا ہے۔ تو جس طرح اب ہمیں پتہ چلا ہے 3 سال کے بعد کہ ہمارا وزیر خزانہ نالائق تھا، جب ملک کی معیشت تباہ ہو گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ نالائق تھا، تو ہم نے ایک اور قابل آدمی کو وہاں پر، جو پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، ان کو یہاں پر لا کر رکھ دیا ہے۔ تو میری بھی گزارش ہوگی کہ یہ NCOC بھی ناکام ہو گیا ہے۔ اس کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ 1 سال کے بعد ہم آج کورونا کی بدترین وبا میں ہیں، اور میں نے یہ 16 نکات کئی دفعہ پڑھے۔ میں نے کہا دیکھوں کہ یار کوئی ویکسین کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر کوئی ویکسین کا ذکر نہیں ہے۔ جو واحد طریقہ ہے دنیا میں کنٹرول کرنے کا کووڈ کی اسپریڈ کو، وہ ویکسین ہے۔ 16 نکات NCOC بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، کوئی ویکسین کا ذکر نہیں ہے۔ ویکسین کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ کرپشن ویکسین میں ہو رہی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آج تک ایک ٹیکہ نہیں خریدا، ایک ٹیکہ۔ 15 لاکھ ہم نے، چین نے اپنے شہریوں کو محروم کر کے پاکستان کے شہریوں کے لیے ٹیکے بھیجے، 15 لاکھ۔ اور میرا خیال اسی طرح یورپ سے کوئی ٹیکے آئے ہیں، پتہ نہیں 15 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں، 30 لاکھ ہیں، ایک وہ بھی ہیں۔ تو آج خیرات پہ خیرات لے کر ہم کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ NCOC کا اور اس حکومت کا کمال ہے۔ یہ کوئی قیامت آ جاتی، آپ 5 کروڑ ٹیکوں کا آرڈر دیتے، 5 کروڑ ٹیکے کتنے کے ہیں؟ 10-50 ارب روپے کے، 60 ارب روپے کے، 100 ارب روپے کے۔ یہ کووڈ میں جو آج 1 سال بعد بھی آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کا روزانہ جو خرچہ ہے حکومت پر، وہ اربوں روپے میں جاتا ہے۔ ہم آج تک ایک ویکسین نہیں خرید سکے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے کوئی ویکسین نہیں خریدی۔ اور میں وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو ویکسین امپورٹ کر کے بیچنے کی اجازت دی ہے۔ واحد ملک ہے۔ یہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر سے ویکسین لائیں گے، اور ان کے دام بھی جو ہے وہ کابینہ سیٹ کرتی ہے۔ کابینہ کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے؟ کابینہ کووڈ کے دوائی کی قیمت کابینہ سیٹ کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دنیا میں کہیں بھی کووڈ ویکسین فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ویکسین لے کر آ رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ کس سے ویکسین خرید رہے ہیں؟ جب ملک میں لوگوں کو ویکسین میسر نہیں ہے، حکومت اپنا کام نہیں کر رہی، یہاں پر یہ NCOC روز کہتا ہے جی انفیکشن ریٹ یہ ہو گیا ہے، اتنے بیمار ہو گئے ہیں، اتنے فلانے ہو گئے ہیں، لگی ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن کو ویکسین لگ رہی ہے؟ کل سے ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک وفاقی وزیر کی پوری فیملی کو ویکسین لگ رہی ہے۔ ویڈیو سب نے دیکھی ہے۔ یار آپ نے چوری کر کے ویکسین لگانی تھی، ویڈیو تو نہ بنائے نا۔ اگر آپ میں شرم نہیں ہے، عقل تو ہوگی نا۔ یہ آج اس حکومت کا حال ہے کہ ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ ویکسین خود نہیں خریدتے، ویکسین پرائیویٹ سیکٹر کو کہتے ہیں کہ لے کر آؤ، ویکسین خود اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ یہ ہم کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے، کوئی رکاوٹ ہے نہیں، کوئی پالیسی ہے نہیں، اور NCOC بنا ہوا ہے، میٹنگیں ہوتی ہیں، میں ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، بڑے اچھے اچھے کپڑوں میں اور وردیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ ہر محکمے کا یہی حال ہے۔ پیٹرولیم میں 122 ارب کھا کے چلے گئے، پتہ نہیں اور سینکڑوں ارب کھا کے چلے گئے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پاور سیکٹر میں ریٹ بجلی کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، گردشی قرضہ بھی دگنا ہو گیا ہے۔
वजीर वही बैठे हुए हैं। दवाइयों का वजीर पैसे खा के भाग के आज तक किसी ने पूछा नहीं है। चीनी में वजीर अरबों बनाकर निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं है। गंदम का स्कैंडल है, किस वजारत में स्कैंडल नहीं है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। चले वो आप पैसे खाते रहे, वो नैब आपको नहीं पूछेगा कि वो तो अपोजिशन के लिए बना हुआ है, लेकिन एक दिन वो भी पूछ लेगा आपसे। लेकिन ये इस मुल्क के अवाम पर रहम करें कि ये कोविड का तो मुकाबला कर लें, वैक्सीन तो खरीद लें। मैं तो सुनना चाहता हूं कि आज काबीना ने फैसला किया है कि हम 5 करोड़ वैक्सीन खरीदेंगे। आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपनी नलायकी पूरी करने के लिए आपने बिजली के रेट कहाँ पर पहुंचा दिए, आपने गैस के रेट कहाँ पहुंचा दिए। आज हर लीटर पेट्रोल डीजल पर 40 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, 15 रुपए से कम हुआ करता था। तो यार 1-2 रुपए और भी लगा दो, इस मुल्क के अवाम पर वैक्सीन तो उनको दे दो। आज कोई बता सकता है, ये एनसीओसी बता दे कि वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे, क्या पॉलिसी है वैक्सीन पर, ये बात करनी है। अब आप सवाल कर लें। भाई साहब ये बताएं कि पहले असद उमर, हफीज शेखर, आप हमाद क्या समझते हैं कि महंगाई को पीटीआई की हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? अगर वजीर बदलने से महंगाई कंट्रोल होगी तो इंशाल्लाह कर लेगी। भाई साहब ये एक नालायक को हटाएंगे, दूसरे नालायक को बैठा देंगे। दीगर वजारतें जो हैं उनमें भी तब्दीलियां लाई जाने का इम्कान है। अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मज़ीद तब्दीलियां करेंगे, तो वजारतें तब्दील करने एक्सपेक्टेड है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो समझते हैं कि है, मैं तो समझता हूँ कि अगर एक आदमी यहाँ पर नालायक है तो इंशाल्लाह वहाँ भी नालायक होगा। अगर एक की परफॉर्मेंस ये है जो आपके सामने है, मैंने एनसीओसी की बता दी है, मैंने पावर मिनिस्ट्री की बता दी है, पेट्रोलियम की बता दी है, हेल्थ की बता दी है, फाइनेंस की बता दी है, आप कर क्या रहे हैं? ये वही वज़ीर-ए-आज़म जो कहता था मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने काम क्या किया है, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से पूछूंगा तुमने काम क्या किया है, इसका जवाब दे ना मुल्क को। एक मुस्बत काम ये हुकूमत बता दे। ये वैक्सीन ही खरीद लेते, मैं कहता चलो यार कुछ तो किया है हुकूमत ने। आज एक मुल्क में तमाशा लगा हुआ है जी। सर आप एक तरफ आज आप पेश में, दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नाम था एक रेफरेंस में, तो उनके केसों में तो बड़ी लंबी लंबी तारीखें मिल जाती है, आपको हर 4 से 5 6 7 रोज लाते रहते हैं जी। वो बाप पार्टी से जी। पीडीएम के हवाले से क्या कहेंगे? मास्क की बात की, आपकी किसी खिलाफवर्जी नजर आ रही है। दूसरी बात ये बताइए किसकी? मास्क की, मैंने कहा आपके दाएं बाएं भी जो है ना थोड़ी सी वो वायलेशन नजर आ रही है टीवी फ्रेम्स में, तो करना चाहिए। दूसरा सर ये तो अब पे कार्रवाई करें ना यार। ये जो एनसीओसी का खत है इसमें बार बार लिखा हुआ है एडहियरेंस टू स्ट्रिक्ट सीओपी गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स। ये तो बता दें वो प्रोसीजर और गाइडलाइन है क्या, ये किसी को नहीं पता। आज दूसरे सफे पर लाइन लिखा एडहियरेंस टू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स जी। सर तनकीद आपने सारी गवर्नमेंट पे किया, लेकिन आप हमें यहाँ पर ये भी बताते थे कि हम इस गवर्नमेंट को बाहर फेंक देंगे, पीडीएम बन गई है। आप अपोजिशन का क्या है? मेरा पीडीएम को मेरा क्या, हमने फैसला किया कि बाप को पार्टी को भी पीडीएम में शामिल कर लें। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।